नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी साइंस की वीडियो होने वाली है। साइंस में हमारा एनसीईआरटी की साइंस हमने कंटिन्यू कर रखी थी, क्योंकि अब इसमें वीडियो में जो कवर करेंगे वो हम कौन सा कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। चैप्टर नंबर 2 को आज हम कवर करेंगे, जिसमें कौन सा है, भोजन के घटक। तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और इसमें वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अब आने वाली, क्योंकि एक एक चीज को आपको एकदम समझना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई होती है। सारे के सारे क्या होते हैं, हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो इसलिए प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, चाहे हमारे नए साथी हमसे जुड़े हों, चाहे हमारे पुराने साथी हों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, आप इससे डरिएगा मत, क्योंकि एनसीईआरटी है, ये हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, तो आप इससे डरिएगा मत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय देखिए, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। तो हमने क्या देखा था, ये सभी चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी कि अलग अलग जो हमारे राज्य हैं उसमें क्या है, अलग अलग व्यंजन खाए जाते हैं, तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। हमने मानचित्र में भी अंकित किया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक प्रकार के भोजन में चपाती दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अलग अलग राज्य हैं या अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को क्या किया जाता है, भोज किया जाता है। तो इसमें अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सभी का वो क्या है, हमारा भोजन अलग अलग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना, यानी कि जो अनाज से बना हुआ होता है, अनाज से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। तो दोस्तों, क्या होता है, हमारे अन्न में ज्यादातर क्या होता है, अन्न से बना एक ना एक जरूर हमारा व्यंजन होता है। दूसरे में क्या होती है, हमारी सब्जियां होती हैं। सब्जियां में दूसरे खाद्य पदार्थों में क्या होता है, कोई दाल हो सकती है, कोई मांस का व्यंजन हो सकता है, या कोई भी सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। इसमें क्या है, दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं, वो हम नीचे देखने वाले हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। तो चलिए, ये तो आपने पहली चैप्टर देख लिया होगा प्लीज। और जिसने भी अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे जो नेक्स्ट वीडियो, पिछली वीडियो है, चैप्टर नंबर 1 है, उसको जरूर वॉच कर लें, क्योंकि ये क्या है, हमारी ये कंटिन्यू जो सीरीज चलती है एनसीईआरटी की, वो क्या है, एक दूसरे से लिंक होती हैं। आप पीछे से पढ़ोगे आगे का तभी ज्यादा समझ में आता है। तो प्लीज अभी तक जिसने भी पिछली वीडियो वॉच नहीं की है, तो हमारे चैनल को, उस वीडियो को वॉच जरूर कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं, नेक्स्ट जो क्लास आएंगी, आप उनको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए चलते हैं आगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुत्व इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। तो आपने भी देखा होगा, जो हम कहीं भी यात्रा करते हैं या लंबे टूर पर कहीं भी जाते हैं, तो हमें अपना जो मनपसंद का भोजन होता है वो उपलब्ध नहीं होता है। रास्ते में जो भी कुछ मिलता है, जब भूख लगती है
तो हम वहां से कुछ भी परचेज कर लेते हैं और उसी को खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ये सही बात है। कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग भी होते हैं जो हर समय हर व्यंजन को नहीं खा सकते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। तो दोस्तों हमें क्या होती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजनों की और या व्यंजनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटीन, वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब और जो खनिज लवण है सभी क्या है, हमें अब जितनी जितनी मात्रा में हमें शरीर के लिए उपयुक्त हैं वो सभी सभी क्या होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के जो हम खाते हैं खाद्य पदार्थ, जो भी खाते हैं या जो भी व्यंजन होते हैं उनमें क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक कच्चे प्रकार की सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो हमें किससे मिलते हैं दोस्तों? पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जो हमें किससे मिलता है कच्ची सामग्री दोस्तों? वो जंतु से भी मिलती है और हमारे पेड़ पौधों से भी मिलती है। देखिए इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? जो कच्ची सामग्री है इसके संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे इसमें कच्ची सामग्री जो होती है उसमें हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, वो आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को क्या बोलते हैं हम? इन घटकों को पोषक कहते हैं। इन घटकों को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पोषक कौन कौन से हो सकते हैं, होते हैं हमारे उसमें? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। तो दोस्तों हमारे भोजन जो व्यंजन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पाए जाते हैं और उन्हीं पोषकों को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, वसा भी हो सकती है, विटामिन तथा खनिज लवण, ये सारे के सारे हमारे पोषक में क्या है, पाए जाते हैं। कुछ ज्यादा पाए जाते हैं मात्रा में, कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, पाए जरूर जाते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसके देखिए आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूक्षांश तथा जल भी शामिल है। क्या है? हमारे भोजन में रूक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये रूक्षांश क्या होते हैं? रूक्षांश ये आपको आगे पता चलेगा। रूक्षांश क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या ये सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जो परीक्षण होते हैं वो अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। किसमें लिखें? सारणी 2.2 में लिखें। तो दोस्तों ये ऊपर जो दे रखा था इसको देखते हैं, ये क्या है? ये देखिए सारणी 2.1 विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। तो पंजाब के देखिए ये क्षेत्र और राज्य दे रखे हैं, अन्न का व्यंजन दे रखा है, दाल मांस व्यंजन दे रखे हैं, सब्जियां दे रखी हैं और अन्य व्यंजन दे रखे हैं। तो पंजाब में क्या है? अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी खाई जाती है ज़्यादा, राजमा और सब्जियों में सरसों का साग खाया जाता है और अन्य व्यंजन में दही या घी खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर चावल खाए जाते हैं, अरहर की दाल तथा रसम चारू, जिसे चारू भी बोलते हैं रसम को, वो भी खाई जाती है।
और इसमें क्या है, कुंदरू, कुंदरू जो सब्जियां होती है कुंदरू की, वो खाई जाती है, और मट्ठा, घी और या अचार खाया जाता है। तो इसमें दोस्तों ये दे रखा है, जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का क्या है, भोज किया जाता है। इसमें सिर्फ ये दे रखा है। अब चलिए आगे देखते हैं। इन परीक्षणों को इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, किसको, आयोडीन की जरूरत होगी आपको, और किसकी जरूरत होगी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ये किसे कहते हैं हम, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। और कास्टिक सोडा को किसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है, जिसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। लेकिन ये दोस्तों, ये इसका जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का हम किस किस में उपयोग करते हैं, इसका हम कॉपर सल्फेट का साबुन बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं, और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी उपयोग करते हैं, कपड़ा एवं कागज में बनाने में भी उपयोग करते हैं, दवा निर्माण में भी उपयोग करते हैं, घरों एवं कारखानों को सब साफ करने में भी कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है एक, इसका उपयोग किस किस में करते हैं, कॉपर सल्फेट का CuSO4.5H2O, तो इसका हम किस किस में, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कागजों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, और ये कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा का क्या है, हमारा नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किस किस के लिए किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में, किसमें, कीटाणुनाशक के रूप में, और विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में, कॉपर के शुद्धिकरण में, किस किस में, कॉपर के शुद्धिकरण में हमारा कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलयनों की आवश्यकता होगी, विलयनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो क्या होगी आपको, जैसे आपने भी जो प्रयोगशाला होती है हमारी, उसमें आपने देखी होंगी विभिन्न विभिन्न परख नलियाँ होती हैं, जो कि क्या होती हैं, जैसे कि हमारा कोई सैंपल लिया जाता है उस प्रकार की परख नलियाँ होती हैं। और एक और क्या होता है, इसमें एक ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर से बूंद बूंद करके उसमें ड्रॉप ले लिया जाता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, ड्रॉपर की सहायता से एक एक बूंद करके डाला जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉपर बोलते हैं। और परख नलियाँ कैसी होती हैं दोस्तों, परख नलियाँ हमारी कुछ इस प्रकार की यहाँ होती हैं, यहाँ से नीचे से क्या होती है हमारी, वो मोटियाँ होती हैं, और ऊपर से पतली होती है, ऊपर से पतलियाँ होती हैं, इस प्रकार की क्या होती है, हमारी परख नलियाँ होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों को क्या करें, पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। इन परीक्षणों को क्या कीजिए, सावधानी से कीजिए, और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। तो दोस्तों किसी भी जो भी हमारे रसायन होते हैं उसको क्या है, कभी भी खाना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कि इसमें क्या होता है, ये बहुत ही जहरीले टाइप के भी होते हैं कुछ कुछ, जिससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या है, अपने टीचर की सहायता लेनी चाहिए, उसके बाद किसी भी चीज़ को चखना या कुछ भी करना है उनके सहायता से कीजिएगा। और पहली बात तो कभी भी इनको चखने की कोशिश मत करिएगा।
यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। निम्न विधि से क्या करा सकते हैं हमारे अध्यापक, उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मंड तथा शर्करा। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किस किस के रूप में होते हैं, आप इसको ये याद रखना है। इसको क्या है, याद रखना है। किसके रूप में होते हैं, मंड या शर्करा के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, मंड या शर्करा के रूप में। इसको आपको याद रखना है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे, वो किस किस रूप में होते हैं, मंड तथा शर्करा के रूप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। क्या कर दीजिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए क्या कर दीजिए दोस्तों, उसमें जल से आधी भरी परख नली में, जो हमारी परख नली होती है, जो हमारी परख नली होती है, उसको क्या कर दीजिए, जल से आधी भर जाइए। आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में क्या कर दीजिए दोस्तों, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तो 100 ग्राम मिलीमीटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा कॉपर सल्फेट विलयन बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन बन जाता है। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से, 10 ग्राम क्या हो जाता है, कास्टिक सोडा घोलने से क्या बन जाता है, एविस्ट कास्टिक सोडा विलयन बन जाता है। एविस्ट क्या बन जाता है, कास्टिक सोडा विलयन बन जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये हमने देखा था यहाँ पे मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। मंड के लिए परीक्षण, इसके मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। परीक्षण के लिए क्या लीजिए दोस्तों, खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्रियां जो होती है उसकी क्या लीजिए, अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। आयोडीन की क्या डालिए, उसमें 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। तो जब आप उसमें 2 या 3 बूंद आयोडीन की डालेंगे कच्ची सामग्री पर, तो उसके जो रंग में परिवर्तन आया है, उस रंग के परिवर्तन को क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है। हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या यह नीला या काला हो गया है, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों जब आपने हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है, कच्ची सामग्री थी, उसमें आपने आयोडीन की 2 या 3 बूंद डाली थी, तो उसमें अगर जो ये है रंग नीला या काला रंग, यह क्या हो जाता है, नीला या काला रंग का हो जाता है, तो उसमें क्या है, मंड की उपस्थिति होती है। वह क्या दर्शाता है, वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर जो उस खाद्य सामग्री का हमारा नीला या काला रंग पड़ जाता है, तो वो क्या दर्शाता है, वो रंग दर्शाता है मंड की उपस्थिति को। क्या दर्शाता है दोस्तों, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए मंड के लिए परीक्षण, हमने कच्ची सामग्री ली, उस पर क्या डाल दिया, हमने आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डाल दी, तो उसमें हमारा क्या हो गया, ये नीला या काला रंग अगर जो हो जाता है, तो उसमें क्या दर्शाता है, वो उसमें क्या है, हमारी मंड की उपस्थिति है। मंड की क्या है दोस्तों, उपस्थिति है। चलिए आगे देखते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए। इस परीक्षण को क्या कर दीजिए, किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के रूप में दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है, और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। किसमें लिखिए, सारणी 2.2 में लिखिए।
देखिए हमारी सारणी 2.2 ये आगे इसमें हमें लिखना है। तो आगे देखते हैं, प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब किसके लिए करना है? प्रोटीन के लिए परीक्षण। और पहले क्या किसके लिए करा था हमने? मंड के लिए करा था। पहले किसके लिए करा था हमने? मंड के लिए करा था, जिसमें काला या नीला रंग अगर जो उपस्थित हो जाता है हमारी आयोडीन की 2 या 3 बूंद डालने से, तो उसमें क्या होता है? मंड की उपस्थिति होती है। अब देखिए प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। क्या लीजिए? कच्ची सामग्री या कोई भी खाद्य पदार्थ की मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। अगर जो कोई भी खाद्य पदार्थ हमारा क्या है? ठोस है, तो उसको पहले पीस लीजिए या उसका पेस्ट या चूर्ण बना लीजिए। क्या बना लीजिए? चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। तो जो आपने चूर्ण बनाया है, चूर्ण को पीस के आपने क्या बनाया था? चूर्ण बनाया था। उसको क्या करना है आपको? इस परख नली में उस चूर्ण को डाल देना है। इस परख नली में उस चूर्ण को परख नली में, और ये क्या होनी चाहिए? हमारी परख नली एकदम साफ होनी चाहिए। और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। पीसकर या मचलकर उस चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। और 10 बूंद हमारी किसकी डाल दें? उसमें जल की डाल दें। 10 बूंद किसकी डाल दें इसमें दोस्तों? 10 बूंद हमारी जल की डाल दें। और जल की डालने के बाद क्या करें? इसको क्या करें? परख नली को हिलाएं। थोड़ी देर के लिए उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन का 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। क्या डालिए दोस्तों? अब जब हमने इस परख नली में क्या डाल दिया? हमने खाद्य पदार्थ को चूर्ण बना के डाल दिया, और इसमें 10 बूंदे किस चीज की डाल दी? हमने जल की डाल दी। जल की यानी कि जल का क्या होता है हमारा? H2O। जल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? H2O। आपको ये याद रखना है, जल का क्या होता है? H2O। तो हमने इसमें H2O डाल दिया और ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दी। 2 बूंद किसकी डाल दी? CuSO4 5.H2O कॉपर सल्फेट की डाल दी, तथा विलयन तथा 10 बूंद किसकी डाल दी हमने दोस्तों? कास्टिक सोडा की डाल दी। कास्टिक सोडा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दी। अच्छी तरह हिलाकर उसको फिर क्या करना है? अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ? तो दोस्तों इधर देखते हैं आगे, क्या परख नली का पदार्थ क्या हो गया दोस्तों? बैंगनी रंग का हो गया है। अब किसका हो गया है? बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति। बैंगनी रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति दर्शाता है दोस्तों? वो हमारी प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अगर जो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है तो वो क्या दर्शाएगा आपको? वो बैंगनी रंग का कलर दर्शाएगा। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो मंड के साथ जो हो रहा था वो हमारा कैसा हो रहा था दोस्तों? नीला या काला। और प्रोटीन के लिए दोस्तों कौन सा हो रहा है? प्रोटीन के लिए हमारा बैंगनी रंग का हो रहा है। अब देखिए वसा के लिए परीक्षण। अब किसके? वसा के लिए परीक्षण। अब वसा का परीक्षण करते हैं। देखिए चलते पढ़ते हैं इसको। खाद्य पदार्थ की कुछ अल्प मात्रा लीजिए। पहले की तरह जैसे आपने 2 परीक्षण किए थे, अब की बार उसको भी इसी तरीके से परीक्षण करना है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। क्या कर लीजिए? जैसे पहले आपने चूर्ण बनाया था उसी प्रकार से क्या करना है आपको? उसको कागज के एक टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ध्यान रखें। तो हमें क्या ध्यान रखना है? कागज फट न जाए। क्या हो जाए? कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। क्या है दोस्तों? इसमें तेल के धब्बे बने हैं या नहीं बने हैं? किस पर? कागज पर, जिसमें आपने क्या करा था? सामग्री को
कूटा था, उसका चूरन बनाया था। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, कागज को क्या लाएं, किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला क्या है, धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों, धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। अब देखिए आगे देखते हैं, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में क्या देता है दोस्तों, वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर जो कागज पर तेल का धब्बा बन जाता है और वो धूप के कारण नहीं उड़ता है, तेल का धब्बा बना रहता है, तो वो किसकी उपस्थिति दर्शाता है दोस्तों, वो उपस्थिति दर्शाता है, वो हमारी वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि वसा की उपस्थिति का मतलब फैट की। वसा को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, फैट बोलते हैं। वसा को ही क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। वो फैट की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। खाद्य पदार्थों में दोस्तों क्या हो सकती है, जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। क्या कर दीजिए, कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाता है। तो दोस्तों क्या है, जल तो सूख जाता है, लेकिन जो फैट होता है वो हमारा सूखता नहीं है धूप के कारण। इसके बाद यदि कागज पर तेल का धब्बा न रहे तो यह बात पता चलती है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर जो आप धूप में रख देते हैं कागज को और कागज सूख जाता है, उस पर कोई भी दाग नहीं रहता है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसमें फैट नहीं है। अगर जो आप कागज को धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाने के बावजूद भी उसमें क्या धब्बे रह जाते हैं, तो वो जो धब्बे रह जाते हैं कागज में, वो किसकी उपस्थिति दर्शाते हैं, वो वसा की उपस्थिति दर्शाते हैं। यानी कि उसमें वसा का मतलब उसमें फैट है। उसमें क्या है, खाद्य पदार्थ में दोस्तों फैट है। ये फैट की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो आगे देखते हैं, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने ऐसा कोई खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो। क्या दोस्तों इसमें ये बोल रहे हैं कि क्या आपने कोई ऐसा पोषक तत्व देखा है जिसमें कि एक या एक से अधिक पोषक उसमें क्या होते हैं, पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ उपस्थित होते हैं, प्रोटीन, वसा और या फैट या मंड। और या फिर आपने कोई ऐसा भी पदार्थ पाया है कि आपने ऐसा भी कोई पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो, जिसमें या तो एक किस्म हो, उसमें एक से ज्यादा पोषक तत्व हो, या एक भी नहीं हो। क्या आपने ऐसे कोई क्या देखा है, खाद्य पदार्थ देखा है। अब देखिए आगे देखते हैं, हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, हम मंड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। और वसा को क्या बोलते हैं, हम फैट बोलते हैं। वसा को ही क्या बोलते हैं, हम फैट बोलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अतिरिक्त भी क्या पाए जाते हैं, उसमें विटामिन, खनिज लवण भी कुछ में उसमें पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थ होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, इन सभी पोषकों की। देखिए आगे देखते हैं 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो ये विभिन्न पोषक होते हैं ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से भी क्या मिलती है दोस्तों, हमें वसा से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है।
कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही समझने का है, बहुत ही समझने का है और ध्यान से देखने का है, क्योंकि देखिए समान मात्रा में ही क्या है हमारा, ये भी है और समान मात्रा में हमारा ये है, तो ये दोनों के क्या है, ये हमारे बराबर हैं, हमारे क्या है, दोनों बराबर हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है और ये हमारा क्या है, फैट है। तो दोस्तों इन दोनों को ये जो बराबर हैं, तो इसमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलेगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलेगी दोस्तों वो हमें किससे मिलेगी, फैट से मिलती है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है, जो हमारी समान मात्रा की इकाई होती है, तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है हमें फैट से, यानी कि वसा से मिलती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। वसा और वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, जिसमें वसा होती है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उन भोजनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, उन भोजनों को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को या ऊर्जा देने वाला भोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या मिलता है हमें दोस्तों, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी बोलते हैं। अब देखिए 2.3 तथा चित्र 2.4, अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए तो दोस्तों हमने सारणी 2.2 भी देखी थी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। तो क्या क्या उपस्थित होते हैं, देखिए कि हमारे ये खाद्य पदार्थ दे रखे हैं, इसमें मंड की उपस्थिति, प्रोटीन की उपस्थिति तथा वसा की उपस्थिति। मंड क्या दिखाता है, हमें काला या नीला रंग दिखाता है, प्रोटीन क्या दिखाता है हमें, प्रोटीन दिखाता था हमें बैंगनी रंग का। दोस्तों कच्चा आलू में क्या होता है हमारा दोस्तों, मंड उपस्थित होता है। दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है। मूंगफली में क्या होता है, वसा होता है। तो इसमें बिना पके चावल, चूरन, बिना पका हुआ चावल, तो ये सभी दे रखे हैं। और ये इसमें पूछ रखा है इसमें क्या क्या होता है, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल चूरन, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा और उबला अंडा या सफेद भाग। आपने देखा होगा अंडा, तो अंडे में क्या होता है, सफेद भाग होता है और अंदर क्या होता है हमारा, पीले कलर का कुछ होता है उसमें। प्रोटीन के लिए परीक्षण, हमने किया था। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा किस किस में पाया जाता है दोस्तों, मक्का में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, तरबूज में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पपीता में, गन्ना में, आलू में, शकलकंदी में, गेहूं, चावल, बाजरा, इनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों नीचे देखते हैं, नीचे क्या है हमारा, वसा के मुख्य स्रोत। तो दोस्तों ये नीचे क्या है हमारे, ये नीचे दे रखे हैं वसा के स्रोत। नंबर 1 ए में जो है वो पादप स्रोत है और नंबर बी में क्या है, जंतु स्रोत है। तो देखते हैं पादप स्रोत में कौन कौन से हैं। पादप स्रोत में हमें क्या है, मूंगफली है और तिल है, गिरी है, मूंगफली, तिल, गिरी, सोयाबीन का तेल और सरसों का तेल, नारियल का तेल और सूरजमुखी का तेल। ये सारे के सारे किससे हमारे दोस्तों, ये पादपों से है। ये किससे है, पादपों से हैं। ये किसके, फैट के। सबसे ज्यादा फैट किसमें पाया जाता है, मूंगफली, तिल, गिरी, सरसों तेल, सूरजमुखी, नारियल, सोयाबीन। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखे हैं दोस्तों, ये हमारे प्रोटीन के मुख्य स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो ये हमारे 2.5 में क्या दे रखे हैं, हमारे दे रखे हैं प्रोटीन।
तो दोस्तों प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, देखिए मटर में पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजमा में प्रोटीन, तुअर दाल, किसमें, तुअर दाल, मूंग और चना, ये सब किस किस के स्रोत है, ये हमारे प्रोटीन के स्रोत है। और ये इसमें क्या है, जंतु से जो पाए जाते हैं वो मांस, मछली, पनीर, अंडे और हमारा दूध वगैरह, ये क्या है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। और ये क्या है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता हमें किस लिए होती है, प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है, प्रोटीन की आवश्यकता है शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, शरीर की ग्रोथ तथा स्वस्थ रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन। जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये हमारी शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। और विटामिन क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं दोस्तों, रक्षा करते हैं, इसलिए इनको रक्षक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, रक्षक। विटामिन को क्या बोला जाता है, हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए। और प्रोटीन हमारी शरीर की क्या करते हैं, ये वृद्धि तथा स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं दोस्तों, हमारी आंखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं दोस्तों, विटामिन जो होते हैं हमारी आंख, अस्थि, दांत, मसूड़ों और तसुओं को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिनों को एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या वो कहते हैं, एक हमारा होता है विटामिन बी, विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी का समूह होता है। जिसमें कि बी1, बी2, बी3 और बी4, ये सारे के सारे क्या आते हैं हमारे, ये कैटेगरी में आते हैं। बी5 और बी11, बी12, बी12 को क्या बोला जाता है हमारा, साइनो कोबाल्ट। तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, साइनो कोबाल्ट बी12 को। तो ये आपकी वीडियो मैंने विटामिन के पहले ही बना चुका हूं मैं, तो आप उस विटामिन की जो हमारी जो ट्रिक की जो वीडियो है, आप उसको जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही मजेदार वीडियो है, सब कुछ एकदम आसान और आसान तरीके से आपको बताया है ट्रिक के द्वारा। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आप उस वीडियो को दोस्तों जरूर देख लें। हमारे शरीर को आगे देखते हैं, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों क्या होती हैं दोस्तों, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की क्या करते हैं दोस्तों, सहायता करते हैं। तो विटामिन सी जो होता है हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस का उपयोग करने के में हमारी शरीर की सहायता करता है। तो आगे देखते हैं, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 में और 2.9 में दर्शाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देखते हैं हम, ये हमारे क्या है, विटामिन है। ये क्या है दोस्तों, हमारे विटामिन है। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत आम है,
गाजर है, पपीता। और विटामिन ए सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, विटामिन ए जो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, वो पाया जाता है हमारा गाजर में पाया जाता है। क्या इसमें पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, वो कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जब जिस व्यक्ति को हो जाती है, तो उसको रात में दिखना बंद हो जाता है, या रात में बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। तो उसको दोस्तों क्या हो जाती है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस का रोग हो जाता है। और उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? तो जिसमें गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर उसकी हेल्प कर सकता है। गाजर क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम 2.7 चित्र 2.7 विटामिन बी के मुख्य स्रोत। तो विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या है? यकृत, गेहूं और चावल। यकृत, गेहूं और चावल। और विटामिन बी का दोस्तों विटामिन बी के से जो कमी होती है, वो कौन से रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो कौन सा होता है दोस्तों? बेरी। कौन सा होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है। तो आगे देखते हैं और विटामिन सी के मुख्य स्रोत। और विटामिन सी के से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। ये मैंने सब कुछ एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार और अच्छे तरीके से बनाई है, वो एकदम आसान तरीके में है। तो आप दोस्तों उसको जरूर वॉच कर लें। तो हमारा विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? संतरा में, टमाटर में, अमरूद में, मिर्च में और नींबू तथा आंवला में। यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है, और मिर्च में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है। जो ये संतरा है, टमाटर है, और ये नींबू है, और ये आंवला है, ये क्या है दोस्तों? हमारे ये खट्टे पदार्थ हैं। ये क्या है दोस्तों? खट्टे पदार्थों में हमारे क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और देखिए आगे देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी किस किस में पाया जाता है? ये हमारा मछली के जो तेल होता है, मछली का जो तेल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। इनमें थोड़े थोड़े मात्रा में विटामिन डी पाए जाते हैं। और सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो मछली के तेल में। और जो हमारी जो सूर्य की रोशनी होती है, सबसे ज्यादा इन दोनों में पाया जाता है। सब सूर्य की रोशनी से भी क्या है दोस्तों? हमें विटामिन डी मिलती है। कौन सी मिलती है? विटामिन डी मिलती है। अब आगे देखते हैं। और विटामिन डी हमारे किस किस के लिए उपयोग होती है? जो हमारी अस्थियां होती हैं और दांत के जो मसूड़े होते हैं, इनको स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करती है। अब ये देखते हैं दोस्तों आयोडीन के कुछ मुख्य स्रोत। आयोडीन के कुछ मुख्य स्रोत: पालक, अदरक। पालक और अदरक आयोडीन के ये मुख्य स्रोत हैं। फास्फोरस के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? फास्फोरस के कौन कौन से हैं? फास्फोरस के हैं दूध, केला, हरी मिर्च, और ये सब चीज है। और लोहा किस किस में पाया जाता है दोस्तों? लोहा हमारे किस किस में? हमारे इसमें जो पत्तियों की जो सब्जियां होती हैं, लोहा इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये हमारे सेब होते हैं, एप्पल होते हैं, इनमें भी प्रचुर मात्रा में, यकृत में भी हमारा लोहा पाया जाता है। और देखिए कैल्शियम का मुख्य स्रोत। कैल्शियम किस में पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम हमारे अंडे में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। कुछ जो खनिज लवणों के ये स्रोत हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। तो मैंने दोस्तों ये आपको बताया था, विटामिन डी किस से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। किसकी? विटामिन डी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है।
शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर के जो उचित आवश्यकता होता है तथा अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए होता है, थोड़े थोड़े मात्रा में हमें खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ मुख्य स्रोतों का चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। इसमें 2.10 में दर्शाया गया है। तो ये हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, एक से अधिक पोषक होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कुछ विटामिन भी होती है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं और खनिज लवण भी होते हैं। अधिकांश कुछ पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। तो दोस्तों चावल में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है दूसरे अन्य पदार्थों की तुलना में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यानी कि जो हमारे चावल होते हैं, चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो क्या है दोस्तों, इन पोषकों के अलावा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। और आहारी रेशों के नाम से भी जाना जाता है। आहारी रेशों को किस नाम से जाता है दोस्तों, देखिए आहारी रेशों के रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आहारी रेशों को किस नाम से जाना जाता है, रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो हमारे पादप के जो उत्पादक होते हैं, जो हमारे जो पादपों से जो उत्पाद हमें मिलते हैं, उनसे क्या होती है, हमारे रुक्षांश की पूर्ति होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। तो रुक्षांश हमें किस से प्राप्त होते हैं दोस्तों, रुक्षांश हमें जो प्राप्त होते हैं उसमें रुक्षांश में कौन कौन आता है, साबुत खाद्यान्न आते हैं, दाल आती है, आलू आते हैं और ताजे फल और सब्जियां आते हैं। तो आगे देखते हैं, रुक्षांश क्या करते हैं दोस्तों, हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। क्या है, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। ये क्या है दोस्तों, हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं क्योंकि ये हमें आवश्यक है, क्योंकि हमें क्या होती है, इनकी दोस्तों आवश्यकता होती है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की आवश्यकता कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, रुक्षांश करते हैं। जो बिना पचे भोजन होते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारे शरीर की आवश्यकता करते हैं। हमारे शरीर की दोस्तों क्या करते हैं, ये आवश्यकता करते हैं रुक्षांश। तो अब आगे देखते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है दोस्तों, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो दोस्तों जिसमें भी जो हमारे उपस्थित जो पोषक होते हैं उसमें जो जल होता है, जल को प्राप्त करने में हमारे शरीर की क्या करता है दोस्तों, ये सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो क्या करता है दोस्तों, जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध तथा चाय। तो दोस्तों हमारे शरीर को जो जल की आवश्यकता होती है वो किससे भी प्राप्त हो जाती है, उनसे भी प्राप्त होती है जो हमारे द्रव रूप में हम उनको क्या करते हैं, आहार द्रव रूप में उनको लेते हैं। द्रव रूप में जिनको हम लेते हैं वो क्या हो सकते हैं, जल हो सकता है, दूध और चाय। इससे क्या होते हैं, हमारे
जल की आपूर्ति हो जाती है। इससे क्या हो जाती है दोस्तों, हमें जल की आपूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि इनमें क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो दोस्तों हम जो खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय भी क्या डालते हैं दोस्तों, उसमें जल डालते हैं। तो जल को हमारे खाने से भी क्या मिलता है, हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। आगे देखिए क्रियाकलाप क्रियाकलाप 3। तो एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें। क्या लें, एक टमाटर लें या नींबू जैसा कोई फल लें। इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट दें। ये छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं, आपके हाथ गीले होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा टमाटर या नींबू काटते समय आपके हाथ क्या हो जाते होंगे, गीले हो जाते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या कर लीजिए, उसका ऑब्जर्वेशन करें। तो कोई भी आप सब्जी या फल काटते हैं तो उसको क्या करें, उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। तो दोस्तों ऐसा फल या कोई सब्जी है जिसमें कि क्या हो, जल की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। क्या देखते हैं हम दोस्तों, कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों का इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो दोस्तों जो हम खाद्य पदार्थ पकाते हैं उसमें हम जल डालते हैं, उससे भी हमारे शरीर को जल की आपूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं 2.3 संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है, हमारा बैलेंस डाइट, हमारा बैलेंस डाइट। जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है, सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं, जो हम पूरे दिन में कुछ भी खाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, उसे आहार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, आहार बोलते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो दोस्तों हम पूरे दिन में जो भी खाते हैं, जो भी हम पोषक पदार्थ या आहार खाते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। क्या हो दोस्तों, कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम, क्योंकि ये भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। किसी चीज को हम आवश्यकता से ज्यादा खा लेते हैं तब भी हानिकारक, और किसी चीज को हम आवश्यकता से कम खाते हैं तब भी हम वो क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हमारे आगे देखते हैं, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में हमारे आहार में क्या होने चाहिए, वृक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संतुलित आहार बोलते हैं। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। इसी प्रकार के आहार को क्या बोलते हैं, हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संतुलित आहार बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल सही बात है। हमारा जो संतुलित आहार होता है दोस्तों, हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। जैसा हम शारीरिक कार्य करते हैं
उसी हिसाब से क्या होता है दोस्तों, हमारा संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार होता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, क्या सभी क्या है पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों, इडली खाई जाती है। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। तो दोस्तों क्या होता है, अल्प व्यय में यानी कि थोड़ा खर्च करके भी क्या कर सकता है, वो संतुलित आहार खा सकता है, संतुलित आहार खा सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारा यही जरूरी नहीं है कि उचित प्रकार से भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, कि हमें क्या है उचित प्रकार से भोजन ही चाहिए, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। क्या करना चाहिए, उचित तरीके से उस भोजन को हमें पकाना भी चाहिए ताकि इसके क्या हो, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। तो देखिए पहेली क्या जानना चाहती है, पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि हमारे उनको जो पशु होते हैं उनको भी क्या होती है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभवतः है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर जो हम छिलका उतार कर जब हम कोई भी सब्जी काटते हैं या कोई फल काटते हैं, उसका छिलका उतार कर जब क्या होता है उसको धोते हैं, तो धोते समय क्या हो जाता है, उसकी कुछ विटामिन नष्ट हो जाती हैं, उसकी कुछ विटामिन क्या हो नष्ट हो जाती हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जो सब्जियां और फलों की जो त्वचा होती है उसमें कई महत्वपूर्ण क्या होते हैं, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों, चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए उनको बार बार नहीं धोना चाहिए, बार बार नहीं धोना चाहिए, जिससे बार बार अगर जो आप धोगे तो उसमें विटामिन और जो खनिज लवण है वो उनसे अलग हो सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। हम सभी जानते हैं भोजन पकाने से भोजन का स्वाद क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। जब हम कोई पका हुआ भोजन खाते हैं तो उसको पचाने में क्या होती है, आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। तो दोस्तों जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम पोषक तत्व क्या होते हैं बनाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में पानी डल जाता है, तो पानी को उसी जो हम पकाते हैं भोजन को उसमें से निकाल कर पानी को फेंक देते हैं, तो उसमें से क्या हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन तथा जो खनिज लवण होते हैं उनकी हानि हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, कुछ मात्रा में हानि हो जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब हम खाना पकाते हैं तो पकाते में क्या हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। तो दोस्तों क्या बोल रखा है, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में क्या करें, फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें।
आगे देखते हैं। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो बूझों ने क्या सोचा दोस्तों? हर समय कौन सा खाना भोजन उपयुक्त है? वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल एकदम सही बात है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। तो दोस्तों समान मात्रा में जब दोनों चीजें होती हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो हमें किससे मिलती है? वो हमें वसायुक्त भोजन से मिलती है। ऐसा क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इसका अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हमारे लिए क्या होता है दोस्तों? बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्या दोस्त हो सकता है दोस्तों? बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो दोस्तों हमारी वसा जब अत्यधिक से मात्रा से क्या खा लेते हैं? वसा जिसमें ज्यादा हमारी वसा होती है उस भोजन को हम खा लेते हैं तो उससे क्या हमारा मोटापा भी बढ़ जाता है। तो देखिए आप इसको देख रहे होंगे। ये भी क्या है? एक हमारे मोटू लाल है। ये हमारे क्या है? मोटू लाल है। और ये क्या खा के आए हैं? ये खा के आए हैं हमारे पकौड़ा, समोसे और पेड़ा, रबड़ी। ये क्या? और ये समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर, ये इन्होंने क्या कर लिया है? प्रचुर मात्रा में जो वसा युक्त भोजन है उसका ही उपयोग कर लिया है। तो ये क्या हो गए? हमारे ये मोटू लाल बन गए हैं। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभावजन्य रोग। खाने के लिए पर्याप्त भोजन एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या आपको बोलते हैं दोस्तों? उनको अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें अभावजन्य रोग बोलते हैं। जब एक व्यक्ति जो है खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की क्या होती जा रही है? कमी हो जाती है। यदि वह लंबी अवधि तक उस पोषक से क्या होता है? अवधि तक उस व्यक्ति को उस पोषक का अभाव रहता है, उस पोषक को वह नहीं खाता है या उस पोषक वह प्राप्त नहीं होता है, तो उस पोषक से क्या हो जाता है? वो ग्रसित हो सकता है। यानी कि उस पोषक से क्या हो? उसको बीमारी लग सकती है। एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में क्या करता है दोस्तों? वो रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? उससे रोग हो जाता है। और जो लंबे समय तक उसको जब उस भोजन की क्या प्राप्ति नहीं होती है तो उसे कौन सा हो जाता है? उसे अभावजन्य रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? उसे अभावजन्य रोग हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो क्या नहीं ले रहा है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में क्या नहीं ले रहा है दोस्तों? पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकते हैं दोस्तों? जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं और पेचिश भी उसको हो सकते हैं अगर जो वो अपने पर्याप्त भोजन में क्या नहीं ले रहा है? प्रोटीन नहीं ले रहा है। तो आगे देखते हैं। यदि भोजन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि रुक सकती है और रुक जाती है। प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे वृद्धि जन्य होते हैं। तो प्रोटीन से क्या मिलती है दोस्तों? हमें दोस्तों
प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। इसलिए अगर जो हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लंबे समय तक नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर की वृद्धि क्या है, रुक जाएगी। ऐसे व्यक्ति कुछ दुबला पतला हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ होगा। क्या होगा दोस्तों, वह इतना दुर्बल हो जाएगा, वह चल भी नहीं पाएगा। वह दोस्तों चल भी नहीं पाएगा और वह चलने में भी क्या होगा, असमर्थ होगा। चलने में भी क्या होगा, असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। इसमें कुछ क्या दर्शाए गए हैं दोस्तों, 2.3 सारणी में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। तो दोस्तों जो भी अभावजन्य रोग होते हैं, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम किससे की जा सकती है, संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर जो आप डेली संतुलित आहार लोगे, किसी की मात्रा नहीं तो ज्यादा होगी उसमें, ना ही कम होगी, तो उससे आपकी क्या है, अभावजन्य जो रोग होते हैं उसकी रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। संतुलित आहार से की जा सकती है। देखिए आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि किसी की विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। पोषक तत्वों का वितरण दोस्तों क्या है, सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यह अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। तो विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या खनिज लवण जो होते हैं उनके अभाव के कारण होने वाले कौन कौन से रोग या विकार हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो दोस्तों ये देखिए, विटामिन ए से कौन सी हो जाती है, क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाती है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि दोस्तों उसको जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको रात में दिखना बंद हो जाता है, या रात में उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसकी कम दृष्टि जो होती है कमजोर हो जाती है। देखिए उसके क्या लक्षण है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, कभी कभी पूरी तरह से रात में दिखाई देना बंद हो जाना। तो देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है रोग होता है दोस्तों, वो बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, विटामिन B की कमी से दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन सी के स्कर्वी रोग होता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, इस रोग के कारण मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। और ये विटामिन सी हमारी किस में पाई जाती है, विटामिन सी जो पाई जाती है प्रचुर मात्रा में ये खट्टे फलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ये हमारी खट्टे फलों में पाई जाती है। और विटामिन ए जो पाई जाती है हमारी, ये किस में पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हमारी गाजर में पाई जाती है। किसमें दोस्तों, गाजर में पाई जाती है। तो आगे देखिए, विटामिन डी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी के कारण हमारा रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इससे हमारी जो अस्थियां होती हैं उसमें क्या हो जाता है, वो मुड़ जाती हैं और वो क्या हो जाती हैं, बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, मुड़कर कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से और जो मछलियों का तेल होता है उससे हमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए कैल्शियम की कमी से अस्थियां तथा दंत क्षय। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, अस्थियों का रोग हो जाता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं उनका रोग हो जाता है। वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और हमारे दंत क्षय हो जाते हैं, यानी कि दांतों में भी रोग हो जाता है।
अब देखिए ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है, यानी कि जिसको गायटर भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गायटर की। और उससे क्या होता है, हमारी जो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, जो हमारी जो गर्दन की जो ग्रंथि होती है उस वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। बच्चों के मानसिक विकलांगता, बच्चों में क्या हो जाता है दोस्तों? मानसिक विकलांगता आ जाती है। और इसमें क्या है? लोहा। तो लोहा से कौन सी कमी हो जाती है दोस्तों? हमारी आयरन की कमी से जो रोग होता है वो उससे क्या बोलते हैं? उसको अरक्ता बोलते हैं, यानी कि एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनीमिया। जो हमारी लोहे की कमी से होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अरक्ता, यानी कि एनीमिया रोग बोलते हैं। इससे क्या हो जाता है? लोहे की कमी से हमें कमजोरी आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है? हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। अब देखते हैं प्रमुख शब्द जो हमने इस जो पूरे चैप्टर में क्या करे हैं हमने दोस्तों, प्रमुख शब्द यूज करे हैं वो क्या है? हमारा संतुलित आहार होना चाहिए हमारे भोजन में। वो बेरी बेरी रोग होता है, ये किससे? B1 की कमी से होता है। विटामिन बी के कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, किस किस में होता है? ऊर्जा हमें किस किस से मिलती है? ऊर्जा हमारी फैट से मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? फैट और कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे खनिज होते हैं, खनिज, पोषक, प्रोटीन, ये क्या है दोस्तों? हमारे सारे के सारे जो ये शब्द हैं ये किसमें? हमारे इस चैप्टर में यूज हुए हैं। ये रूक्षांश, स्कर्वी, मन और विटामिन, ये सारे के सारे शब्द हमारे इस चैप्टर में यूज हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। और आगे देखते हैं हमारा सारांश। सारांश क्या है? तो दोस्तों सारांश क्या है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे पोषक तत्वों के क्या नाम है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आहारी रेशे तथा जल भी होता है। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तथा फैट क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर में प्रोटीन से क्या होती है? तथा खनिज लवणों की आवश्यकता से हमारे शरीर में क्या होती है दोस्तों? शरीर की वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षरणों के लिए होती है। ये हमारी क्या करती है दोस्तों? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि तथा रक्षा करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। अगर आगे देखते हैं, विटामिन हमारे शरीर को रोगों के विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर को रोगों से सहायता करते हैं, रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को क्या करते हैं? सहायता करते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं विटामिन के द्वारा। तो आगे देखते हैं, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रूक्षांश और उचित जल मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा हमारे आहार में लंबी अवधि तथा एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्टता रोग तथा विकार रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारे आहार में क्या हो जाते हैं? लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता, यानी कि एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उससे क्या हो जाते हैं? विशिष्ट रोग तथा विकार रोग उत्पन्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विशिष्ट रोग तथा विकार रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा चैप्टर, और इसमें चैप्टर में हमारे क्या देख रखे हैं? क्वेश्चन और आंसर। तो इनको देखते हैं आगे क्या है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सभी हमारे क्या है? पोषक तत्व हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो क्या बोलते हैं? जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको वसा बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो दोस्तों आगे हैं, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षण के लिए आवश्यक हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें बोलते हैं प्रोटीन तथा खनिज लवण। क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हें प्रोटीन तथा खनिज लवण, प्रोटीन तथा खनिज लवण।
और आगे देखते हैं वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है वो क्या है हमारा दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए यानी कि जिससे कौन सा हो जाता है हमारा रतौंधी रोग हो जाता है। और उससे ये विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, वह खनिज जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है वो क्या है दोस्तों, कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्या है, कैल्शियम तथा फास्फोरस, ये आपको याद रखना। ऐसे और आगे देखते हैं, ऐसे दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रचुर मात्रा में किसमें होते हैं दोस्तों, हमारे आहारी रेशे में होते हैं। किसमें दोस्तों, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वो आहारी रेशे में होते हैं। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी केवल आ जाए, आप हमेशा याद रखना, कहीं भी केवल आ जाए ये सबसे ज्यादा यूपी टेट और सी टेट का क्वेश्चन बनता है केवल का। तो जहां पर भी केवल आ जाए या इंग्लिश में ओनली आ जाए, वो क्या बोल होते हैं दोस्तों, वो हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं और ये कभी भी सही नहीं होते हैं, ये कभी भी सही नहीं होते हैं। और इनका आंसर क्या होता है, हमेशा रॉन्ग होता है, यानी कि ये जो होते हैं हमेशा गलत होते हैं। तो केवल होना चाहिए, केवल चावल खाने में, केवल केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगला है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही, संतुलित आहार से ही अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अगला क्या है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अगला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है दोस्तों, यहाँ भी क्या आ गया हमारा, केवल आ गया, यानी कि ओनली आ गया, तो ये हमेशा गलत ही होगा। ये क्या होगा दोस्तों, हमेशा गलत ही होगा। तो आगे देखते हैं, विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, हमारा रिकेट्स रोग होता है। कौन सा, रिकेट्स रोग होता है। और देखिए आगे क्या है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। तो ये किससे होता है दोस्तों, ये होता है हमारा विटामिन डी के कारण। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है, ये हमारा कौन सा होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। और हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण। ये अभी हमने ऊपर देखा था, इससे कौन सा हो जाता है रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिससे कि रात्रि में हमें दिखना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर, ये था आज का हमारा सेकंड चैप्टर साइंस का सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिससे कि हमारी यूट्यूब फैमिली में भी क्या है, मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। जिसके पास एनसीईआरटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है किसी कारण, या किसी को कोई एनसीईआरटी अगर जो जिसके पास है भी, अगर जो पढ़ना नहीं चाहता है इन बुकों से, अगर जो वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो प्लीज़ उन सभी तक हमारी वीडियो को प्रोवाइड कराएं, उन सभी तक। तो दोस्तों इस वीडियो को सभी तक एकदम फैला दें, जिसके पास भी एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहता है। ये हमारे सिर्फ उनके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी उनके लिए हैं जो हमारे छोटे भाई बंधु हैं जो 6ठी से 10th तक पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी को कवर करेंगे, सभी 6 से 10 तक जितने भी एनसीईआरटी हैं सभी को कवर करेंगे। इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी इसका फायदा मिले, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे छोटे भाई बंधु हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको भी इस वीडियो से फायदा मिले। तो इसलिए प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी आप शेयर करेंगे, और तो हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब करके जब वीडियो को लाइक करेंगे, हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, और आपको भी एकदम अच्छा लगेगा, तो इसलिए प्लीज हम भी क्या कर सके, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सके। इससे क्या होता है दोस्तों, हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जाते जाते आपसे बस यही बोलना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज
हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।